इंसान की बातों में जान लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब कि ये बहुत बड़ी खूबी है कि ये लियाकत इंसान की बातों में जान लेते हैं, ये डॉक्टर भी गलत के नजरों से जान लेते हैं। ये मौला है, इन्हें किसी बात की फिक्र नहीं, इनकी रोग में खिला देते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आपके इस पहल पर डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को। अंतर्यामी है, हर जगह व्याप्त है, वो आते और जाते रहेंगे। नंदन जी। हाँ जी। नंदन जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। पहले शुरुआत माँ सरस्वती वंदना से शुरुआत करवाइए पहले, फिर तो जी जी जी। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भजतां जड्या अंधकारां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासे संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि आपको भी आज बहुत ही हर्ष हुआ होगा, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत भी आपसे ही हो आज के विषय। हाँ, आज के विषय में थोड़ा गहन हम लोगों को जानकारी दे। दोस्तों, हिंदी दिवस, देखिए हम सभी तो हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषियों का कोई दिवस नहीं होता। यह रोज की हमारी भाषा है, हमारी जीवन पद्धति में है। हम रोज इसी का प्रयोग करते हैं, अपनी बात लिखते हैं, अपनी रचनाएं लिखते हैं, अपने साहित्य का सृजन करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई विशेष दिवस नहीं है। लेकिन चूंकि जहां पूरी दुनिया का संदर्भ आता हो, जब इस हिंदी को हम विश्व के पटल पर लेके जाते हैं, विश्व दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हैं, तो वहां पर इसकी भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अगर दुनिया की पूरी आबादी देखें, लोग कहते हैं कि हिंदी आज विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदी आज विश्व की पहले नंबर की भाषा है। आप पूरे दुनिया के देशों की संगणना कर लीजिए, भारत के 1,40,40,000,000 लोग, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, एशिया का पूरा देश ले लीजिए, और विदेशों में जितने भी 200 विदेश हैं हमारे यहाँ, दुनिया में जाने जाते हैं देश, उनमें भी 10%, 20%, 25% हिंदी बोलने वालों की संख्या है। आप इसको सारे जगह से मिला लीजिए कि जब हमारी संख्या 10 करोड़ के ऊपर जाती है, 10 अरब के ऊपर जा रही हो, तो ये विश्व में तीसरे नंबर की भाषा क्यों, पहले नंबर की भाषा क्यों नहीं? बिल्कुल। लेकिन एक संदर्भ जहां हम रुक जाते हैं वो है कि हमारे देश में ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं? 1949 जब संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, भारत, ये हमारे राजनीतिज्ञों की, हमारे जो राजनीति में प्रभावी लोग थे, उनकी अति मुखरता के कारण, जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, संयुक्त परिवार में मैं हूं, मेरे साथ 4 भाई हैं, हमारे भाई के जो छोटे बच्चे हैं, तो मालिक सबसे पहले अपने भाइयों के बच्चों के लिए सुख सुविधा जुटाता है और बाद में अपने बच्चे के लिए लाता है। भारत इसी अभाव का स्वीकार हो गया। इसलिए हमारी भाषा जो है
राष्ट्रभाषा बनने से वंचित हो गई। 1949 10 वर्षों के लिए यह राजभाषा घोषित की गई थी। अगर हमारे राजनेता और राजनीतिज्ञ थोड़े से दृढ़ संकल्पी रहे होते तो शायद है कि 1959 में ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा बन गई होती। जब हमारे देश के 29 में से 27 राज्य, 7 में से 5 केंद्र शासित प्रदेश इसकी हुंकारी भरते हो, इसकी हामी भरते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, तो ये राजभाषा पर क्यों रुकी है अब तक, ये समझ से थोड़ा परे है। आज जब इसका अस्तित्व पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हम आज इसको दुनिया में विश्व की भाषा बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं, तो आज हम अपने देश में इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही विसंगति है और इसके सारे मूल कारण जो हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम स्वयं भारतवासी लोग हैं। हमारे दोहरे चरित्र, हमारे दोहरे आचरण, हमारे दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी चीजों पर कुठाराघात करती है। हम स्वयं तो अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में, छत्तीसगढ़ी में, अन्य स्थानीय भाषाओं में घरों में अपना बोलचाल का माध्यम बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट में, सीबीएसई बोर्ड में, सीआईएससी बोर्ड में या ऐसे बोर्डों में भेजने का प्रयत्न करते हैं जहां से हिंदी का नामो निशान समाप्त होता जा रहा है। और आप संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रभाषा के लिए, हिंदी के विश्व भाषा के लिए। आज हमारी राजनीतिक पहल जितने तेजी के साथ पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्या यह संदर्भगत और प्रासंगिक नहीं होगा? इसे विश्व पटल पर विश्व भाषा के रूप में उठाया जाए। संयुक्त राष्ट्र की भाषा देशों में हमारी हिंदी भी एक भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। मैं मानता हूं कि राजनेता प्रयास कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में अनेक बातें आगे तक बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काफी नहीं है। मैं खाली इसे अगर बताऊं कि 10 जनवरी 1974 पहली बार नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ 1974 में, और इस संदर्भ को लेकर के नहीं हुआ था कि इसे विश्व स्तर पर विश्व भाषा के रूप में इसे उठाया जाए, लेकिन 1975 में यह संदर्भ बना कि आज के ही दिन यह हिंदी जो है हमारे राष्ट्र से आगे निकलकर पूरी दुनिया के देश में भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। हमारा प्रश्न अब भी वही 1949, 1959, 1975 पर रुका हुआ है कि जब यह राष्ट्रभाषा नहीं तो विश्व भाषा कैसे? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो दुनिया इसे स्वीकार कैसे करेगी? अरे यार, मैं इसी के लिए 4 लाइन आपके सामने रखता हूं। आइए हम हिंदी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। क्यों बनाएं? ये तो बनी है, हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषियों की भाषा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सारे विश्व के लोग इसे 1 नंबर पर बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ बनाएं। क्या सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे? मैं कहता हूं कि एक हिंदी भाषी जो साहित्य के क्षेत्र में है, जो प्रबुद्धता के क्षेत्र में है, जो इस क्षेत्र में है कि साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहा हो, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हिंदी को 10 नए शब्द दिए? हिंदी शब्दकोश में उन 10 नए शब्दों का प्रयोग वांछित हुआ? अगर एक साहित्यकार अपने 10 शब्दों को हमारे शब्दकोश में ले आता है तो हम कितने साहित्यकार हैं, कितने हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कितने हिंदी संस्थाएं हैं। तो इस तरह से आप अपने शब्दों के संचयन को बृहत करिए, व्यापक करिए, बढ़ाइए। हमारे राजकाज या संवैधानिक जो भी कार्य हो सभी हिंदी में हो। हमारे कह देने मात्र से मैं मानता हूं कि संभव नहीं है, लेकिन आखिर में आवाज अगर हम न उठाएंगे तो उठाएगा कौन? क्या हम साहित्यकार कोई आंदोलन करना चाहेंगे? क्या हम कोई संघर्ष सड़क पर उतरकर करना चाहेंगे? क्या हम असहयोग आंदोलन सरकार के साथ करना चाहेंगे कि हिंदी हमारी
राष्ट्रभाषा हो, हिंदी हमारी विश्व भाषा हो, आखिर में इसे बदलने का उपाय क्या हो, किस तरह से बदला जाए? क्या लाठी डंडे खून खराबे का रास्ता अख्तियार किया जाए? ये साहित्यकार तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें जो सहिष्णुता है, जो सृजनशीलता है, जो शालीनता है, वो संभव नहीं है कि हमें इसके लिए उद्वेलित करें कि हम सड़कों पर उतरें, लाठी खाएं पुलिस के, डंडे खाएं पुलिस के और अपनी बात रखने के लिए खूनी संघर्ष करें। दोस्तों, एशियन हेडलाइन की उप शाखा निर्झरी के माध्यम से जो इस मंच पर उपस्थित हो, आज के आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं नमन करता हूं। पूरों के लिए एक विशेष संदर्भ कि हम लोगों ने जिन संघर्षों के रास्तों पर चल करके ये देखा कि अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी नहीं बन पाई, हम विश्व भाषा के पथ पर अग्रसर हैं। वो भी हम शायद कर पाए कि नहीं कर पाए, हम स्वयं पर शंका दृष्टि से देखते हैं। उसके ऊपर देखिए ना, हम कहां तक पहुंच पाए हैं हमें ज्ञात नहीं है। हमारी सरकारें कहां तक उस बात को लेकर आगे बढ़ चुकी हैं, ये भी हमें जानकारी नहीं है। आने वाले नवांकुरों से निवेदन है कि आप इस पर आगे आए, अपनी बात रखें और इसका पूरा मूल्यांकन सरकार के सामने रखें कि आखिर में हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा यही चीज होगा, या तो आप हिंदी को आगे बढ़ा लीजिए या अंग्रेजी को जपते रहिए। तो ये सारी चीजें हमारे कार्य काम ने, हमारे सरकारी कामकाज में बराबर प्रयोग होता रहा है और मजबूरी हमें भी रहा है कि जब कभी हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और हमारे उच्च अधिकारी जब बैठे तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि कम से कम 15 दिन जब हिंदी पखवाड़ा मना रहे हों उस समय कोई भी कामकाज अंग्रेजी में न किया जाए। सही बात। और वहां पे जब चूंकि 2 घंटे 3 घंटे का सेमिनार टाइप से होता है और सब हाँ हूँ करके और चाय समोसा खा के अगले वर्ष तक के लिए विदा हो जाते हैं। तो ये हमारा जो हिंदी पखवाड़ा है, हिंदी पखवाड़ा के नाम पे सरकारी विभाग में 15 दिन में काफी पैसा भी व्यय होता है जो हिंदी विभाग से प्राप्त होता है और उस पैसे का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, आप क्या कहें ऐसे में, क्योंकि हम भी उसी का पार्ट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ये योगदान है कि हमारे जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, सब चाहते तो हैं लेकिन करता कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा विडंबना रहा है और हमारे और भी वक्ता हैं और तमाम गुणीजन हैं जो हिंदी में और भी बोलना चाहते हैं। तो मैं तो अपनी जो व्यथा था एक सरकारीकरण का मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ये कहने के बाद अगर हो सकता है तो हमारे इस मंच के माध्यम से, एशियन के माध्यम से हम अपने संविधान सभा को लिखें और उनको अवगत कराएं कि सर्वप्रथम हमारे सरकारी विभाग जो संसद के द्वारा अनुबंधित है उससे गवर्न हो रहा है और उसी के द्वारा पैसे ले रहा है और कम से कम हिंदी पखवाड़े के बीच में 15 दिन सितंबर में 100%, सॉरी फिर अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, 100% हिंदी में ही काम हो, इस पर एक दबाव बनाएं और 100% हिंदी में काम करें। तो थोड़ा तो 15 दिन का जो पखवाड़ा है वो सार्थक हो जाएगा। अगर वो सार्थक हो जाएगा तो हम आगे चल के पूरा 365 दिन हमारे सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग होने लग जाएगा। जब होने लग जाएगा तो वो विश्व पटल पर दिखाई देगा। बस इतनी सी बात थी जो मुझे कहना था, मैंने अपने एक कामकाज की भाषा के लिए बोला और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में फिर नंदन जी के पास पहुंच रहा हूं। नंदन जी अब आगे और हमारे मुक्त वक्ताओं को हमें सुनाएं। धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी ने बहुत सीमित समय में, और देखिए हिंदी अंग्रेजी का उपयोग उन्होंने किया नहीं, मुझे लगता है उन्होंने हम लोगों को दृष्टिगोचर कराया कि इस तरह से बीच बीच में स्लिप ऑफ टंग जो मैं भी उपयोग कर रहा हूं, जब जबान फिसल के इंग्लिश बीच में आ जाती है तो इसको भी हमें संभालना चाहिए जब हम हिंदी के विषय में चर्चा कर रहे हों या हिंदी भाषा पे चर्चा कर रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी के दासिता की तरफ चले गए हैं। हमारे हिंदी में जितने शब्द हैं, जितने शब्द संग्रह हैं, उतने संभवतः और किसी भाषा में नहीं मिलते हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है। हो सकता है कि किसी पुरानी भाषा में रहे हों, लेकिन फिर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है कि माता के गोद की तरह है, जो हर तकलीफ का इलाज जिसमें होता है, स्नेह भी होता है, दवा भी होता है, प्यार भी होता है, डांट भी होता है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी, इसके लिए आज हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय केशव जी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं रेलवे के, और
डिप्टी डीआरएम की पोस्ट से रिटायर हुए, बतौर इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया था, अपना अनुभव शेयर किया, वास्तव में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और अब मैं कार्यक्रम में, अगर हमारे लखनऊ से अतिथि हमारी उमा त्रिगुनायक जी अगर मंच पर हैं तो मैं हमको सुन पा रही हैं। उमा त्रिगुनायक जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आपके इस विषय को लेते हुए जो आज की चर्चा है, बहुत ही आवश्यक चर्चा है, जो कि उठना चाहिए ये सवाल, लेकिन इसको उठाते उठाते जो हम लोग बीच में बहक जाते हैं, उससे फिर वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी केशव जी ने कहा था कि वो चाय समोसा, एक हिंदी के नाम पे जो काम होता है, जो हाँ। गोष्ठियां होती हैं, जो भी कुछ होता है, हाँ। उसका कुछ, अगर मैं एक उर्दू वर्ड यूज करूं, लोबे लुआब कुछ निकल के नहीं आता, वो होता है और खत्म हो जाता है। हाँ। उसको हम अगर वर्ष भर तक खाली सोचे कि अच्छा इस वाले को हम ये काम करेंगे, लेकिन करके चर्चा करके हम फिर सो जाते हैं, जिसे कहते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जो बचपन से जो एक बात हिंदी के साथ साथ संस्कारों की भी जो है, कि हमारे जो संस्कार हैं वो भी हिंदी से ही जुड़े हुए हैं। हम हिंदी से विमुख होते हैं तो अपने संस्कार से भी विमुख हो जाते हैं। इसलिए हम जब हिंदी सीखें, वह पीढ़ी, आने वाली जो नस्लें हैं, वो संस्कारों से भी जुड़ेंगी। अब आज के दिन जो आपने रखा है, आज ही संकट चतुर्थी के व्रत का दिन है। इसकी जो ज्यादातर कहानियां होती हैं, वो सब लोकल उस पे अलग अलग तरह से कही जाती है, लेकिन उनका सबका सार ये कि जैसी जिसकी क्षमता है वो उसी तरह भगवान को पूजे, उसी तरह याद करे। तो हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, तो अपनी माता को हम अपने हिसाब से जैसे भी पूजे, जैसे भी उसके लिए कुछ कर सके, तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा कि हम कुछ याद करें और हिंदी में करें। एक बात तो मैंने भी छोटी सी अपना रखी थी कि मौका पड़ा मुझे और एक आध और जगह जाने का, तो जब अंग्रेजी में मुझसे जो भी कोई कुछ पूछता था, उसको मैं पलट के हिंदी में ही जवाब देती थी। अगर उन्हें कुछ पूछना है और मेरी हिंदी समझ सकते हैं, वो बोलना उन्हें नहीं आता, तो फिर वो हिंदी में सुने। जहाँ बिल्कुल ही जरूरी होता था कि भाई इनको हिंदी भी, इंग्लिश भी नहीं आती, वहाँ इशारा करना पड़ता है। तो हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे हम, तो हमें कुछ मूक होके पड़ेगा, जैसे कि हम अपनी बातें समझा सके। मैं शायद बहुत समय ले चुकी, बहुत आप सबको जोड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता। मैडम अगर हमको सुन पा रही हैं, मैडम अगर हमको विचार का कुछ न कुछ तो अर्थ निकलेगा, कुछ साकार होंगे, सपने साकार होंगे, जैसे सपने कहते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं केसीएन क्लब की, मुझे मौका दिया बोलने का। नंदन जी नमस्कार। धन्यवाद। मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं आप, तो आज की वर्तमान स्थिति में हम लोग इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज की जो चर्चा है यह हिंदी की समस्या से लेके उसके निवारण तक के विषय पे थी। तो अगर आप 2 मिनट और दे पाएँ तो मैं इस एक लाइन में, क्योंकि आपका अनुभव है, आपने तकलीफ भी हिंदी की देखी है और हिंदी पे सुझाव तो बहुत आए पर परिवर्तन नहीं हुए, ये भी आपने देखा होगा। तो आपके 1-2 लाइन में अगर कहना हो तो क्या चीजें हमको अपनाना चाहिए जिससे हिंदी पे कुछ प्रभाव आएगा? देखिए, हिंदी को हम जब लेके चलेंगे कि अकेली हिंदी, तब तो हम शायद आज तक इसीलिए हिंदी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है। हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, उनकी भाषा सीख के उनको समझाना पड़ेगा कि आपके इस शब्द का ये अर्थ है और हमारे इस शब्द का ये अर्थ है, आप इसके साथ ये भी बोल सकते हो। तो पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अंग्रेजी ने जो पूरा साम्राज्य अपना बनाया, वो सिर्फ इसीलिए बनाया कि वो
जन जन तक पहुंचने का उसने एक अपने आप को जरिया माना। जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी उसको उन्होंने सिखाई, सारी चीजें अंग्रेजी में उसको मौजूद कराई। मतलब उनका गणित भी अंग्रेजी में था, अलजेब्रा भी उसमें था, सब चीजें थी। उसको सीख सीख के जो लोग बड़े हुए वो फिर उसे छोड़ नहीं सकते थे। हमारे यहाँ जो भी अभी हिंदी के ट्रांसलेशन है या जो भी है, कामकाज के लिए जो शब्द यूज होते हैं, हम में से बहुत से लोग उसका अर्थ ही नहीं जानते। अगर किसी ने वो शुद्ध हिंदी में लौह पदगामिनी कह दिया तो सुनने वाला समझेगा ही नहीं कि ये क्या कह गया। सही है। तो हमें उन पर्यायवाची शब्दों को भी फैलाना पड़ेगा, तब हम हिंदी को और जन जन तक पहुंचा के और विदेशों में हम अपने पैर जमा सकेंगे। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि बाकी आप लोग एक से एक गुणी बैठे हुए हैं। नहीं, अनुभव की कीमत है। आपका कहने का मतलब है कि हिंदी को हमको आम जन तक पहुंचाना चाहिए, शुद्ध हिंदी को, और आम भाषा के रूप में हमको हर एक शब्दों को, हर एक विषय परक बातों को हिंदी में लाना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुभव पूर्ण जो अनुभव आपने हम लोगों से शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।